Hello students, how are you? Fine and energetic. Wow. In this video, we will discuss about temperature coefficient of resistance, carbon resistance and grouping of resistance. चलिए स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है. तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसे कि अल्फा से डिनोट करते हैं, ये रिलेशन देता है कि रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड ओरिजिनल रेजिस्टेंस. तो एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द चेंज इन रेजिस्टेंस per unit resistance per degree Celsius rise in temperature. यदि हम इसे मैथमेटिकल रिलेशन की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस आर नॉट और पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस. डेल टी भी हम यहाँ पे लिख सकते थे. हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो इनिशियल रेजिस्टेंस है आर नॉट और रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आर टी. तो डेल आर इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट. तो हम ये वैल्यू भी इस डेल आर के प्लेस पे पुटअप कर देते हैं. तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट अपान आर नॉट इंटू टी. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो अल्फा आर नॉट टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट. आर नॉट को इस तरफ ले आए तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम. आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट इंटू टी. तो आर टी इज इक्वल टू हम आर नॉट कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा टी. एक रिलेशन हो गया रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो ये तो आपको पता लग ही गया है कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी होता है. किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अल्फा चेंज नहीं होता. मान लो यदि हम T1 डिग्री सेल्सियस के लिए बात करें तो ये हम R1 बोल देते हैं. R1 इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा T1. और यदि हम एट T2 डिग्री सेल्सियस से बोले तो ये R2 मान लेते हैं. तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट 1 प्लस अल्फा T2. ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया. ये इक्वेशन सेकंड हो गया. यदि हम फर्स्ट डिवाइड कर दें सेकंड से तो हमें क्या मिलेगा, R1 अपान R2 इज इक्वल टू आर नॉट से तो आर नॉट कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस अल्फा T1 अपान 1 प्लस अल्फा T2. तो ये था हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो चलिए हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं. द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर एट द आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इज 5 ohm एंड एट स्टीम पॉइंट इज 5.23 ohm. व्हेन द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन ए हॉट बाथ the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the. तो हमें गिवन क्या है, हमें दिया हुआ है R नॉट इज इक्वल टू 5 ohm और R100 भी दिया हुआ है हमें. R100 इज इक्वल टू 5.23 ohm और RT भी हमें गिवन है. गुड. RT इज इक्वल टू दिया है 5.795 ohm. अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है टेम्परेचर जिस पे ये रेजिस्टेंस हो जाता है. अच्छा, आपको फार्मूला मालूम है कि RT इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी. तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आर टी माइनस आर जीरो इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी. तो आर टी का मतलब है R100
आर 100 माइनस आर, अब ये नॉट नहीं जीरो है, तो ये हो जाएगा आर नॉट अल्फा और टी की प्लेस पे हम क्या रख दें 100। अच्छा, ये वाला इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, ये वाला इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से हमने डिवाइड किया तो आर टी माइनस आर जीरो अपान आर 100 माइनस आर जीरो इज इक्वल टू, ये आ जाएगा टी अपान 100। और ये सब की वैल्यू हमें मालूम है, पूरी वैल्यू हमें यदि पुटअप कर दें और t को सॉल्व करें तो t यहाँ पे आ जाता है 345.65 डिग्री सेल्सियस। हमें आर डी पता है, आर जीरो पता है, आर 100 पता है, आर जीरो पता है, तो हम t फाइंड कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन आपका काम है। चलिए हम तो एक और न्यूमेरिकल करते हैं। A nichrome heating element connected to a 220 volt supply draws an initial current 2.2 ampere which settle down after a few seconds to a steady value of 2.0 ampere. Find the steady temperature of the heating element. The room temperature is 30 degrees Celsius and the average temperature coefficient of resistance of nichrome is 1.7 into 10 raised power minus 4 पर डिग्री सेल्सियस। तो हमें जो यहाँ पे गिवन है, तो देखिए जब भी कोई न्यूमेरिकल होता है जो गिवन होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो बी दिया हुआ है 220 वोल्ट, फिर इसके बाद I1 गिवन किया है 2.2 एम्पियर और I2 इन्होंने दिया हुआ है 2.0 एम्पियर और अल्फ़ा बी गिवन है हमें 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हमें तो रेजिस्टेंस चाहिए, तो यदि हम ओम्स लॉ यूज कर लें तो ओम्स लॉ में R1 यदि फाइंड करें तो V तो 220 वोल्ट है ही हमें और करंट शुरू में कितनी है 2.2 एम्पियर, तो R1 इज इक्वल टू 100 ओम आ जाएगा। ओके, अब R2 फाइंड करें तो 220 वोल्ट तो ये है ही, अपान करंट कितनी हो गई 2 हो गई, तो ये हमारे पास आ गया 110 ओम। ये अब अल्फ़ा का फार्मूला आपको मालूम है, अल्फ़ा इज इक्वल टू R2 फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपान R1 इंटू T2 माइनस T1 और हमें ये सब वैल्यू अब पता है। तो हम T2 माइनस T1 फाइंड करना चाहें तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू अल्फ़ा, एक बार वैल्यू भी रख ही देते हैं यार। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 110 माइनस 100 अपान 110 और अल्फ़ा कितना था आपका 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ और यदि ये सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस यानी 588 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो ये सिंपल से रेजिस्टेंस से टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, और अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कार्बन रेजिस्टेंस कोड। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ही कलरफुल कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर हम यहाँ डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमें रेजिस्टेंस मिलते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, इसमें कुछ पर्टिकुलर कलर की स्ट्रिप होती हैं, या तो ये 3 स्ट्रिप होती हैं या फिर 4 स्ट्रिप होती हैं, और इन स्ट्रिप में डिफरेंट कलर होते हैं और उन कलर के थ्रू हम पता कर पाते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। इसके लिए एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, वो आप पढ़िए। बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन इज़ वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड बहुत अच्छी वाइफ है, ओके। परंतु इससे हमें यहाँ पे कलर कोड मिलते हैं। देखिए जो कैपिटल लेटर है ना उनसे कलर आप लिखिए, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन। अब ये कलर बी आता है, बी फॉर ब्लू, वी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे एंड डब्ल्यू फॉर वाइट। ये हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 कलर यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे नंबर होते हैं, तो नंबर 0 से देना शुरू करिए इनको, वाइट तक 9 हो गए। फिर ये मल्टीप्लायर आते हैं, 10 की पावर में लिख दीजिए जो भी नंबर हैं वो। फिर ये 3 कलर अलग से आपको याद रखने पड़ेंगे, गोल्डन, सिल्वर एंड नो कलर। गोल्डन में यहाँ पे जो होता है वो टॉलरेंस होती है, मतलब वो कितना कम या ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है। सिल्वर में +-10% और नन यदि 3 ही स्टेप में है तो वो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है, वो अपना टॉलरेंस शो करेगा, वो +-20% करेगा। यहाँ पे जो फर्स्ट 2 कलर होते हैं ना, ये दोनों कलर नंबर के लिए होते हैं। 3 कलर जो होता है वो मल्टीप्लायर के लिए होता है और लास्ट कलर होता है वो टॉलरेंस के लिए होता है। मान लो स्टेप में पहला जो कलर है वो ऑरेंज है, सेकंड स्टेप का कलर है वो ब्लू है, थर्ड स्टेप का कलर है वो रेड है और 4 में कोई स्टेप कलर नहीं है। तो देखिए पहले 2 कलर के नंबर लिखना पड़ेंगे। देखिए तो जरा यहाँ पे ऑरेंज के सामने कितना लिखा हुआ है 3। फिर आप सेकंड कलर देखिए, सेकंड कलर इन्होंने दिया हुआ है ब्लू, ब्लू के सामने कितना लिखा हुआ है 6। हमें दूसरे कलर का भी नंबर चाहिए तो यहाँ पे हम 36 कर देंगे। फिर थर्ड जो हमारा होता है रेड कलर, उसके लिए हमें मल्टीप्लायर की ज़रूरत होती है। तो ये जो रेड कलर लिखा है तो रेड के आगे आप मल्टीप्लायर देखिए 10⁻², तो इंटू 10⁻², ये इतना ओम रेजिस्टेंस आ गया। परंतु फोर्थ स्टेप पे तो कोई कलर ही नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस होगा और जो टॉलरेंस शो करेगा वो टॉलरेंस होगी +-20%, यानी इससे या तो 20% ज़्यादा मिल सकता है या 20% कम भी मिल सकता है। इसकी लिमिट है, इसकी रेंज ये होगी। तो एक बकवास सी चीज़ थी, हमने समझ ली और अब हम एक अच्छे टॉपिक पे आते हैं और वो टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। 2 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम कॉम्बिनेशन करते क्यों हैं? कॉम्बिनेशन इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है हमें उसके अलावा कोई दूसरा रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन या इन दोनों को मिक्स करके कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं। तो यदि हमें रेजिस्टेंस हमारे रेजिस्टेंस से ज़्यादा चाहिए तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे और यदि कम चाहिए तो कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे। चलिए हम इसका पता लगाते हैं। तो देखिए आप, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड अलग हैं तो सबका पोटेंशियल डिफरेंट होगा। परंतु ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और सभी रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट पे आके जुड़े हुए हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि करंट सब में से I पास होने वाली है, परंतु यहाँ जो करंट होगी वो I करंट यदि हम यहाँ से पास कर रहे हैं तो यहाँ पे I1 हो जाएगी, यहाँ पे I2 चली जाएगी। क्यों? रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी ना, यहाँ पे I3 हो जाएगी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 3 ही रेजिस्टेंस लें, इन्फिनिटी भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए V1, V2, V3, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे कितना होता है, V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 + V2 + V3 + V4 और भी होते तो अप टू इन्फिनिटी। परंतु यहाँ स्प्लिट कौन हुई है? करंट। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 + I2 + I3 अप टू N। अच्छा, ओम्स लॉ आपको मालूम है, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR। तो टोटल रेजिस्टेंस हम इस सिस्टम का R मान लेते हैं, तो इसके प्लेस पे हम लिखते हैं IR। तो V1 के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये R1 रेजिस्टेंस है, IR1 + IR2 + IR3, बस बहुत हैं और ऐसे ऐसे करके डैश लगा दीजिए। यहाँ पे हमें मालूम है कि V इज इक्वल टू IR होगा, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रखें तो V/R इज इक्वल टू I1 किस में जा रही है, V/R1 + V/R2 + V/R3 अप टू इन्फिनिटी। इधर से देखिए IR और इसमें से पूरे में से हम I कॉमन ले सकते हैं, तो R1 + R2 +
R3 अप टू इन्फिनिटी, और I से ये I कैंसिल हो गया, R इज इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज आर्डर इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेज। और ऑब्वियसली यार जब सम है तो रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगा। तो यदि हमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होता है, आर यदि हमें इंक्रीज करना होता है, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। यहाँ देखें क्या हो रहा है, V अपान आर हमने यहाँ पे लिया, V कॉमन ले लें तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 अप टू इन्फिनिटी। B से ये V कैंसिल हो गया तो 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 अप टू इन्फिनिटी। यानी इनवर्स ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इनवर्स ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल आर्डर्स। का मतलब है कि पैरेलल आर्डर में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है। जब आपको रेजिस्टेंस डिक्रीज करना होगा तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, जब आपको रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होगा तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। परंतु एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक रेजिस्टेंस से दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट होना, दूसरे से तीसरा। परंतु पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस का एक एंड एक पॉइंट पे आता है, दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पे जाता है। तो जब मिक्स कॉम्बिनेशन वो देंगे ना, तो फिर हम ऐसे समझेंगे उसे कि कौन पैरेलल में है और कौन सीरीज में है। हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल इसके कर लेते हैं, परंतु बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हम करेंगे किरचॉफ्स लॉ और बीट स्टोन ब्रिज पढ़ने के बाद। यहाँ पे कुछ ठीक ठाक न्यूमेरिकल हम करते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें हमें रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में ही फाइंड करना है बस। तो ये बात आप याद रखिए। ये है हमारा पहला कॉम्बिनेशन, ये दोनों पैरेलल ऑर्डर में है। तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व करिए। जैसे नॉट लगती है ना, तो पहले वही नॉट खुलती है जो सबसे लास्ट में लगी हो। इन दोनों को एक में बदल ले, क्योंकि इससे एक इधर गया एक इधर गया, तो इसके लिए हमें इन दोनों को सबसे पहले एक में बदलना होगा। तो हम यहाँ पे इन दोनों को एक में बदलने के लिए हमें मालूम है कि 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान 8 प्लस 1 अपान 8 इज इक्वल टू 1 अपान 4। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 4 ओम। अब एक रेजिस्टेंस आपका 8 ओम ये लगा हुआ है और दोनों का कंबाइनिंग इफेक्ट कितना है 4 ओम। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। अब ये दोनों सीरीज में आ गए तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 4, मतलब R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 12 ओम। इट इज योर आंसर। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में हमें आर ए बी मतलब इन दोनों के बीच फाइंड करना है। तो ये यहाँ गया है और ये इससे जुड़ के यहाँ आ गया। अच्छा, यहाँ पे टर्न हो जाए उससे अंतर नहीं पड़ता, इससे ये सीरीज आर्डर में ही लगा है। तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ना हमारे, वो दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है। तो इन दोनों को यदि हम एक में बदल दें तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6। ये नीचे वाला 3 ओम तो हम यहाँ पे कर देते हैं। ये देखिए आप, ये वाला 3 ओम ये वाला था और ऊपर वाला 3 और 3 6 ओम यहाँ पे हो गए। ये आपका 6 ओम हो गया और ये पॉइंट ए है और ये बी है। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो गए पैरेलल ऑर्डर में। तो 1 अपान आर इज इक्वल टू 1 अपान 6 प्लस 1 अपान 3 इज इक्वल टू 6। एलसीएम आ गया 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/6, 3 2 जा 6। तो R इज इक्वल टू 2 ओम। इट इज योर आंसर। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं। ये देखिए, तो A और B ये है, मतलब ये यहाँ पे। तो ये देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो 5 5 कितना हो जाएगा 10। तो चलिए ना हम साथ बना ही लेते हैं। तो ये वाला रेजिस्टेंस आपका 5 ओम ये वाला हो गया और इन दोनों को यदि हमने एक साथ कनेक्ट कर दिए तो ये 10 ओम हो गया। बाकी नीचे ये आपका 5 ओम है और इधर भी नीचे आपका 5 ओम है और ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। अब क्या करेंगे,
अब हम ये करेंगे कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल ऑर्डर में है, तो इनको एक में बदल लें। तो इनको एक में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको एक में बदलने के लिए 1/r इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10, क्योंकि दोनों पैरेलल ऑर्डर में है। तो 10 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 3/10 यानी r इज इक्वल टू 10/3। इन दोनों को हमने एक में बदल दिया है और वो 10/3 आ गया है। एक और डायग्राम हम बना लेते हैं इसके बाद। तो ये रेजिस्टेंस आपका जो नया आपने निकाला है वो 10/3 ओम था, ये आपका है 5 ओम, और ये भी यहाँ पे भी आपका 5 ओम है, और ये पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। अब तो ए से लेके सब कैसे चले गए हैं, सब सीरीज में आ गए हैं। तो सीरीज में आ गए हैं तो सबको ऐड कर दीजिए। तो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 5 प्लस 10/3 प्लस 5, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 10 प्लस 15/3। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 40/3 ओम। तो चलिए कुछ ठीक ठाक से न्यूमेरिकल हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। हम सबसे पहले ये फर्स्ट वाला करते हैं। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, ये है बी, ये है। अच्छा अब देखिए, ये पहला रेजिस्टेंस है, ये इसके थ्रू बी से कनेक्टेड है, दूसरा रेजिस्टेंस भी इसके थ्रू बी से कनेक्टेड है, और तीसरा रेजिस्टेंस भी इसके थ्रू बी से कनेक्टेड है। तो जो फर्स्ट है ना, केवल हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, उसका और वो तीनों एक ही पॉइंट पे हैं। तो देखिए आप, ये आपका मान लिया हमने बी है, और ये रेजिस्टेंस आपका फर्स्ट, ये रेजिस्टेंस आपका सेकंड, और ये रेजिस्टेंस आपका थर्ड, और तीनों रेजिस्टेंस आके एक ही पॉइंट पे आके ए से कनेक्टेड हुए हैं, और वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, और ये पॉइंट हो गया है ए। तो ऑफिशियली ये वाला डायग्राम ये हो जाता है। तो तीन पैरेलल हैं, सबका रेजिस्टेंस स्मॉल r दिया है, तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r इज इक्वल टू 3/r, इसका भी तो r दिया हुआ है। तो r डैश इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा r/3। अब ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं वो एक रेजिस्टेंस में बदल गए हैं, वो r/3 है, और ये है r, ये पॉइंट था b, और ये पॉइंट है a। अब ये दोनों सीरीज में हैं, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा r/3 प्लस r इज इक्वल टू 4r/3 ओम। ये हमारा आंसर था फर्स्ट का। अब आप सेकंड देखिए, चारों रेजिस्टेंस ए से आके कनेक्टेड हुए हैं, और पता है ये यहाँ से ये चारों इस सर्किल में एक बार से कनेक्ट होके बी पे कनेक्ट हो गए हैं। मतलब सबका एक पॉइंट ए पे आया है और दूसरा पॉइंट किससे कनेक्टेड हो गया है, बी से। अरे सर ये तो बहुत ही सिंपल था जी बेटा जी, ये तो बहुत सिंपल था। ये चारों रेजिस्टेंस, ये चारों रेजिस्टेंस, ये चारों रेजिस्टेंस एक ए पॉइंट पे है और एक बी से है। सबके रेजिस्टेंस स्मॉल आर हैं, पैरेलल ऑर्डर में हैं। 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r इज इक्वल टू 4/r। तो r इज इक्वल टू r/4 ओम। इट इज योर आंसर। ये वाला जो हमारा थर्ड वाला है, इसमें बीट स्टोन ब्रिज यूज होगा, और बीट स्टोन ब्रिज तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो जब बीट स्टोन ब्रिज पढ़ा नहीं तो उसका हम एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। तो इससे हम करेंगे, जब हम बीट स्टोन ब्रिज किरचॉफ लॉ दोनों पढ़ लेंगे, तो बच्चों वाले छोटे छोटे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं, कुछ हाई एनर्जी वाले अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे हम आफ्टर किरचॉफ लॉ एंड बीट स्टोन ब्रिज। मज़ा आएगा जब न्यूमेरिकल करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। अरे 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 रुको रुको रुको, जब आप वीडियो देखते हो तो फिर आपको अच्छा या बुरा कैसा तो लगता होगा यार। तो नीचे लिखो ना कमेंट में, या तो अच्छा लिखो या बुरा लिखो, कुछ तो लिखो यार। ओके ओके ओके, थैंक यू।